सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है मैथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कृपया करके आप जल्दी से जल्दी जो पवन सीरीज है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगी कि इसको कम से कम 1 से 2 वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसको पूरा खत्म कर दिया जाए। अभी देखिए, हम राजन सीरीज के भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे पवन सीरीज से, तो हमने सोचा कि इसको जल्द से जल्द 2 वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और अगर आपने राजन सीरीज वाला, अगर हम सिंपल कहें तो जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो मैथ सब्जेक्ट की तैयारी है बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक आप तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की जो आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है। जितने भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए, और बहुत ही जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे भी प्रशिक्षु हैं, मैं ऐसे बताते चले जाती हूँ, फिर उनका बाद में कमेंट्स आता है कि आप थोड़ा सॉल्व करके और धीरे धीरे बताइए। तो चलिए, आप सभी के ही कमेंट्स पे मैं बहुत ही पूरा बेसिक क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को, देख सकते हो, दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजन, यानी 1 2 नहीं 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है? अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्त्य, अपवर्त्य। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या यदि दी हुई संख्या 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है समापवर्तक। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि 9, 12 और 18 का लॉसक क्या है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 27। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आप सभी को गुणनखंड विधि से बता देती हूँ, ठीक है। भाग विधि से हमने कई बार दोनों टाइप से बता देती हूँ। जस्ट अभी देखिए, 9 और 12 को अगर आपको एलसीएम निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी? तो हम यहाँ पर लेंगे 3। 3 से काटेंगे, 9 जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 3 जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 9 का गुणनखंड क्या आ गया? तो आपके सामने आया 3 गुणे 3, ठीक। उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी प्रकार जिस तरीके से हमने 9 का गुणनखंड किया उसी प्रकार हम 12 का करेंगे। तो चलिए 12 का गुणनखंड करते हैं। 12 का काटेंगे तो 2 से जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या लेते हैं एलसीएम में, तो 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 बार में जाएगा, फिर 3 से ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। हम भाग दे रहे हैं 2 में 12 का, जब आप भाग देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा? तो 6 बार में। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं 6 3, ये क्या है? हम इसका भागफल लिखते हैं, ठीक है। तो इतना आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर 12 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 12 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे और 3। अब चलिए एक और शेष रह जाता है 18, उसका भी गुणनखंड कर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 18 का गुणनखंड करते हो तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा या 9 बार में, फिर 9 जो है 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 जो है 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम 18 का देखते हैं, गुणनखंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात आती है ना कि हम एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात वाली होती है उसको हम देखते हैं, और जो आपका मौसा अगर हम बात करें एचसीएफ निकालने की तो जिसमें सबसे छोटी घात होती है उसको हम चॉइस करते हैं, उसको हम चुनते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम सबसे बड़ी घात 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, वहां पर आप सभी का आंसर होगा 3। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ भी 3 × 3 है और यहाँ भी 3 × 3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिंपल 1 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 3 × 3। ये हम दोनों बार बार नहीं लिखेंगे, सिंपल हम 3 × 3 लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटी घात यहाँ पे 2 है, तो कम वाला नहीं लिखेंगे, ज्यादा वाला। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसको और भी विस्तार तरीके से बना सकते हो। 3 × 3 हो गया, × 2 × 2। तो देखिए
चलिए इसको और मैं विस्तार तरीके से बता देती हूँ। अगर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आपका था 3 × 3 × 2 × 2, तो आप इसको घात के रूप में भी लिख सकते हो इस तरीके से, 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है तो 9 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4। 9 में मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो यहाँ पे 36 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा बेसिक हमने आप सभी को बता दिया। आई होप कि अभी भी कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है 36 बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है कि 9 के अपवर्त्य हैं, तो 9 के अपवर्त्य हैं 9, 18, 27, 36, 3, 6, 9, 12, 1, 3, 6, 9, 1, 9, 18, 27, 36। देखिए यहाँ पर अपवर्त्य और अपवर्तक पूछा है, यानी सबसे पहले आप सभी को अगर मैं बताऊं अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अपवर्त्य आप सिंपल टेबल कह सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 का इसने अपवर्त्य पूछा होता तो जिस तरीके से आप टेबल लिखते हो ना, जैसे 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद आएगा 12। तो जिस तरीके से आप टेबल याद करते हो सेम वही है क्या अपवर्त्य यानी गुणज। अपवर्तक क्या होता है आपका डिवीजन, यानी 9 को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। तो 9 को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और स्वयं 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 का हम पूछें कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है, तो 1 हो जाएगा और स्वयं 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य 1 क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि 9 का अपवर्त्य क्या होगा, तो 9 का अपवर्त्य पूछा है, तो इसलिए टेबल यानी गुणज 9 में 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 18। इसी तरीके से 9 ऐड होते जाएंगे। इस तरीके से 9, 18, 27, 36 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए फोर्थ आपका प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है -1, 1, 0 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है -1 क्या है, तो -1 एक पूर्णांक है, 1 क्या है तो एक प्राकृतिक, 0 क्या है एक पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, पूर्णांक संख्या इसमें से कौन है तो -1 है। तो इस तरीके से अभी अगर मैं आप सभी से सवाल पूछी, इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि -3 और -1 में सबसे बड़ी कौन है, तो -3 और -1 में सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा -1। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, तो साथ में ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स पांचवा जो प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जस्ट मैंने अभी ऑप्शन में बताया 0 क्या होता है सबसे पूर्ण संख्या सबसे छोटी, क्योंकि आप सभी को पता है प्राकृतिक संख्या जो होता है 1, 2, 3, 4 ये पूरा अनंत तक जितने भी काउंट हम लोग गिनती जो पढ़ते हैं वो जितने भी होते हैं प्राकृतिक संख्या, अगर उसमें 0 ऐड हो जाता है उसको हम पूर्ण संख्या, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो है 0। 2 क्या है इसमें प्राकृतिक संख्या, -2 क्या है पूर्णांक। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है इसलिए 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि 1 है, तो 1 क्या है भाज्य संख्या है, नेवर। अभाज्य संख्या नहीं, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए सातवां जो प्रश्न है कि क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है, तो क्रमागत 2 पूर्णांकों का क्या अंतर होता है, -1 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -0 होता है। जैसे अगर मैं आप सभी को बताऊं कि किस तरीके से 2 पूर्णांक, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। अब यहाँ में 2 में से 1 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 1, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा 1, 4 में से 3 को घटाएंगे अंतर कितना आएगा 1, 5 में से 4 को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 1। यानी दो क्रमागत 2 पूर्णांकों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। अगला जो प्रश्न है 8वां की किसी पूर्ण संख्या में से 0 घटाने पर प्राप्त होती है 0, 1 वही संख्या, ऋणात्मक वही संख्या। तो फ्रेंड जैसे कि अगर मैं आप सभी को कहूं कि 10 - 0, ठीक है 10 - 0, 9 - 0, 5 - 0, 4 - 0, 1 - 0, 2 - 0, इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का जो आंसर हो जाएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट
पूरा कट गया। जैसे कि मान लीजिए 10 जीरो था, फिर 9 माइनस 0 था, 5 माइनस 0 था। चलिए इतना ही एग्जाम्पल काफी है। तो 10 में से 0 जाएगा तो क्या हमें प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। 9 में से हम 0 को घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर किसी पूर्ण संख्या में अगर आप 0 को घटाते हो तो फिर से हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखा है वही संख्या, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, 9वां जो प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्या है। जस्ट मैंने अभी बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राकृतिक संख्या है, दिया है ऑप्शन 5 2/3 माइनस 5/6 √3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है 5। ऑप्शन नंबर और बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो 10वां प्रश्न देखिए, संख्या से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये फैक्ट होता है। ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या जैसे कि इस तरीके से होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये पूरा घटता जाता है। तो यहाँ पे ऋण पूर्णांक संख्या है -3/5, ये परिमेय है -5 0 -√7। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पूर्ण और परिमेय पूर्ण से रिलेटेड सवाल दिया है, लेकिन यहाँ पे ऋण पूर्णांक पूछा है। तो यहाँ पे हमारा ऋण पूर्णांक है -5, -4 दिया होता, -3 दिया होता, -1 दिया होता, -2 -10 -10 12 20। तो ये सभी क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो बिल्कुल नहीं, शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। अगला जो आपका प्रश्न है 12 की -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? जैसे कि आप सभी को पता है, ये प्रश्न हमने कई बार ही डिस्कस किया है। तो -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अनंत। अगला जो प्रश्न है कि 13 का जो क्वेश्चन है कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो जस्ट यहाँ पे 16 दिया है, -16 दिया है, 16 पे घात 1, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को बताया है कि अगर -8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो सिंपल यहाँ पे हम माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है और यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा 8। यानी -8 का योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा, यहाँ पे 8 नहीं दिया है, इसलिए हमारा यहाँ पे ना फर्स्ट सही हो जाएगा, ना सेकंड सही होगा, ना थर्ड या ना डी। तो इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि है ही नहीं। अगर 8 रहता तो हम लोग सही करते, बट यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए 14 जो प्रश्न है कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो -16 का जस्ट मैंने अभी बताया, अगर आप -16 मल्टीप्लाई माइनस का गुणा करते हो तो यहाँ पे आप सभी को क्या प्राप्त होगा? या आप -1 कर लो तो आप सभी को माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 16। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 16। देखते हैं 16 है या नहीं, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही। अब देखिए फ्रेंड्स 15 प्रश्न है कि जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात, सरल अनुपात, समानुपात, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊं कि अगर दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्योंकि आप सभी को पता है इस तरीके से जैसे अगर मैं आप सभी को कहूं यहाँ पे 4 अनुपात 3, 3 समानुपात 4 और अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ये अनुपात और ये अनुपात, ये क्या होते हैं? ये आपके बाह्य पद होते हैं, ये बाह्य पद, ये क्या होते हैं? मध्य पद। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है बाह्य पद से और मध्य पद से मध्य। तो यहाँ पर 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो 12 आएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ भी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ये जितने भी पद है क्या है? समानुपाती। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? समानुपात। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 16 जो प्रश्न है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे पूछा है कि समानुपाती पदों में 20:30 और यहाँ पे मध्य अनुपात, यानी आप इसको समानुपात भी कह सकते हो, 30 समानुपात 60:90 में मध्य पद है। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि जो आपका 20 है और 90 है, ये क्या है? एक बाह्य पद है। ठीक है,
क्योंकि बाह्य पद है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 30 समानुपात 60 क्या है, यह एक मध्य पद है और यहाँ पे मध्य पद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। क्योंकि अगर यहाँ पे बोला होता 20 और 90 क्या है, बाह्य पद, तो ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है, तो नहीं है। तो 20 और 60 क्या मध्य पद है, तो 20 और 60 बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो जाता है। उसी प्रकार जो सेकंड कह रहा है कि 30 और 90 बाह्य पद, क्योंकि 90 तो बाह्य पद है लेकिन 30 क्या है, मध्य पद है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 20 और 30 क्या कह रहा है, 20 और 30 कह रहा है कि ये बाह्य पद है, तो 20 तो हम लोग मान लेते हैं लेकिन 30 क्या है, वो एक मध्य पद है, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पे देखिए 30 और 60 क्या है, 30 हमारा क्या है, मध्य पद, 60 क्या है, मध्य पद, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल इस तरीके से सही हुआ है। ठीक है, अब देखिए 17 जो प्रश्न है कि 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे अगर आप इसको अनुपात में लिखने का अगर आप प्रयास करते हो तो जैसे हमने लिखा 25 अनुपात 25 समानुपात 500 अनुपात 1000, तो अगर आप इसमें 75 का मल्टीप्लाई 500 में करते हो, 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 और 1000 में करते हो तो बहुत ज़्यादा गलत आ जाएगा, यानी समान नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल जो है वो नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, समानुपात नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 18 जो प्रश्न है यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 18 नंबर प्रश्न है कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती, जो कि मैंने आप सभी को सूत्र भी बताया था। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो फर्स्ट 18, 30, 24, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। अब इसको किस तरीके से लगाएंगे, आइए इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे 6 और 54 का मध्य अनुपाती पूछा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 6 और 54 का मध्य अनुपाती पूछा है, यानी इसका जो सूत्र होता है, मध्य अनुपाती का जो सूत्र होता है वो होता है करड़ी में पहला पद इंटू दूसरा पद, या आप सिंपल इस तरीके से कह सकते हो करड़ी में a इंटू बी। ठीक है, पहला पद क्या है 6, दूसरा पद क्या है 54, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसी प्रकार से, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 54, 6 और 54 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 324 इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ पे जो रूट 324 यानी किसका स्क्वायर, अगर आपने स्क्वायर पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि किसका स्क्वायर है। तो अगर आप 18 का स्क्वायर करते हो तो 324 बिल्कुल आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो 6 और 54 का जो मध्य अनुपाती हो जाएगा वो हो जाएगा 18। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन मध्य अनुपाती से रिलेट करके पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप 10 सेकेंड और बैक भगा सकते हो। ठीक है, आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए 19 जो प्रश्न है कि 5 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 45 में x का मान होगा। इसमें x ज्ञात करना है। ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 35। इसको देखिए दो मेथड के तरीके से हम आप सभी को सॉल्व करवाने वाले हैं। सबसे पहला मेथड देखिए जो सूत्र के माध्यम से आप बहुत ही आसानी, क्योंकि आप सभी को पता है मध्य पद का मध्य पद में गुणा करते हैं और बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा करते हैं। यहाँ पे मध्य पद क्या है 5 और हमें x ज्ञात करना है, क्योंकि हमें जब मालूम ही नहीं ये x की जगह पे क्या रहेगा तो हम चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने x में मल्टीप्लाई कर दिया। यानी यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हो 5x। ठीक है, 5 इंटू एक्स करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 5x। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या हो गया 5x हो गया। ठीक है, बराबर में हम बाह्य पद का गुणा करते हैं तो बाह्य पद का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 5x बराबर 45 मल्टीप्लाई 5 को जब आप करते हैं तो यहाँ पे 5 और 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का जो हो जाएगा 5 हासिल कितना बचा है 2। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो 20 में 2 को ऐड कर दीजिए तो 22 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी 225। अब क्या करेंगे x बराबर 225 और यहाँ पे हम लिखेंगे 225 बटे में आ जाएगा 5 से हम लोग काटेंगे, ये जाएगा 4 बार में, फिर 25 आएगा, ये जाएगा 45 बार में। यानी यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हो 5 अनुपात 5 समानुपात 45, यहाँ पे 45 अनुपात 45 इसका आंसर आएगा। अब देखिए ये तो एक मेथड था। अब इसको आप किस तरीके से, बहुत ही, क्योंकि सेम अंक है और आप इसको बहुत, क्योंकि हमें क्या निकालना है x का मान, और आप सभी को पता है कि अगर आप बाह्य दोनों पद दिया है,
ठीक है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। जब यहाँ 45 है तो जाहिर सी बात है ना कि यहाँ भी 45 होगी और कोई अंक आ ही नहीं सकता, क्योंकि समानुपाती यानी मध्य अनुपात का गुणा करते हैं तो समान, बाह्य पद का गुणा करते हैं तो समान। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी को इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप बस थोड़ा ट्रिक अपनाइए कि अगर यहाँ भी 5 है और यहाँ 45 है तो जब हम गुणा करेंगे तो समान, तो सिंपल सी बात है कि x के मान पे यहाँ भी 45 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर उसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है कि 16 और 40 केवल 2 अंक रहेंगे तो अब बहुत ही यहाँ पे, वहां पे क्या पूछा था, मध्य अनुपाती, यहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछा है। क्या 8√10 होगा या फिर 56 हो जाएगा या फिर 100 होगा या फिर 160 होगा। इसको किस तरीके से करते हैं आइए लगाते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम अनुपात और समानुपात के रूप में लिखेंगे। तो अगर आप इसको लिखते हो 16 और 40 का जो अनुपात, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, 16 अनुपात 40 समानुपात, यहाँ पे फिर से आप 40 लिख लेंगे। ठीक है, और हमें इसका मान यानी तृतीय अनुपाती का x का मान ज्ञात करना है। अब इसको किस तरीके से करना है, सेम जैसे मैंने प्रोसेस बताई। यहाँ पे मध्य अनुपाती तो दिया है लेकिन जो बाह्य पद में जो आपका यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने प्रक्रिया आप सभी को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 16x बराबर हो जाएगा 40 × 40। ठीक है, 40 × 40। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप 16x करते हैं, ठीक है, 16x 40 × 40 का मल्टीप्लाई यानी सिंपल 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 आ जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो रख दीजिए। तो 40 और 40 का अगर आप यानी सिंपल 40 का स्क्वायर जो हो जाता है वो होता है 1600। ठीक, अब क्या करेंगे, x इधर और 1600 के नीचे जो आ जाएगा मतलब बट्टे में 16 आ जाएगा, 16 से हम काटेंगे एक बार में और यहाँ पर x का मान जो आ जाएगा 100। तो इस तरीके से 16 और 40 का जो तृतीय अनुपाती जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। ठीक, क्योंकि अगर देखिए ट्रिक है कि अगर आप 40 का अगर दूसरे मेथड से आप लगाते हो तो उस मेथड से भी मैं बता देती हूँ। 16 अनुपात 40, ठीक है, और यहाँ पे समानुपात 40 और हमें इसका ज्ञात करना है। तो सिंपल 40 और 40 का आप जब गुणा करते हो तो 1600 प्राप्त हो जाता है। तो हम 1600 में किससे गुणा करेंगे कि हमें 1600 प्राप्त हो जाएगा कि अगर, तो हम देखिए 16 में अगर 100 का गुणा करते हैं तो सिंपल हमें 1600 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के ट्रिक्स है जिसको आप अपना के आसानी के साथ कर सकते हो। देखिए 21 जो प्रश्न है कि x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है। अब यहाँ पे व्यंजक पूछा है। देखिए कैसा व्यंजक है, आपने अगर सजातीय विजातीय पढ़ा होगा। ये क्या है, x क्या है, अचर है, y क्या है, अचर है, 2 क्या है, यहाँ पे x और y क्या है, चर है, 2 और 3 क्या है, यहाँ पे अचर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। अगर यहीं पे होता है x² + 2x + 3 तो हम इसको सिंपल कह देते क्या है, ये एक सजाती है। लेकिन यहाँ पे x और y जब x y कर दिया है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विजातीय। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है। यहाँ पर भी जो चर है y है और यहाँ पर भी y है यानी सेम है। तो ये क्या है, एक सजाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी के सेकंड सेमेस्टर में सजातीय और विजातीय भी हैं तो इसलिए इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 जो प्रश्न है कि समीकरण में पक्ष होते हैं। समीकरण में पक्ष होते हैं यानी जस्ट अभी हमने समीकरण बहुत सारे हल किए, जैसे 2x + 3 हो गया बराबर 3x -2 हो गया। तो ये क्या है, ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। तो इस तरीके से समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अब देखिए 24 प्रश्न है कि 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। यहाँ पे समीकरण यानी जो ये समीकरण है कैसा समीकरण है, द्विघात
सरल समीकरण, n घात समीकरण, v घात समीकरण। यानी घात पूछा है कि ये कितने घात या कौन सा घात, तो आपने द्विघात, त्रिघात इस तरीके से पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पे जब घात यानी जो चर है इस पे कौन सा घात है, 2, यानी जब 2 है तो हम सिंपल बता सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे x के ऊपर x घात है और यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी क्या है यहाँ पे द्विघात, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देख सकते हो सूत्र पे दिया है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, तो यहाँ पे सिंपल दिया है कि x प्लस 1 का क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा, तो सिंपल है x का क्यूब जब आप इसको तोड़ेंगे तो इस तरीके से होता है पूरा, तो यहाँ पर ये क्या है त्रिघात है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई के गुणनखंड होंगे। इसको चलिए मैं लगा देती हूँ, ठीक है, किस तरीके से इसको करना है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देख सकते हो कि जो क्या है ax, ठीक है, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, इसमें हम क्या करते हैं कॉमन लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो अगर यहाँ पे आप कॉमन लेते हो ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई में, तो यहाँ पर a प्लस b में क्या a और b में कॉमन है, नहीं है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा a प्लस b बचा। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस ए वाई माइनस बी वाई, यहाँ पे माइनस y यहाँ भी है और माइनस y यहाँ भी है, तो हम क्या लेंगे माइनस y जब हमने लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b। अब यहाँ पे देख सकते हो कॉमन यहाँ भी है a प्लस b और यहाँ पर भी, तो सबसे पहले हम ये वाला जो हमने कॉमन लिख लिया है इसको हम एक में लिख लेंगे x माइनस वाई और इसको हम एक में लिख लेंगे a प्लस b, तो इसका आंसर जो हो जाएगा x माइनस वाई और a प्लस b। ऑप्शन में देखिए है या नहीं, तो फिलहाल आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो सी है a प्लस बी और x माइनस वाई क्या है बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल होगा कि आपने इधर लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप x माइनस वाई लिखो या a प्लस बी या a प्लस बी लिखो या x माइनस वाई, उससे गलत नहीं होता है। अब देखिए 27 जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड हैं। ये जो सवाल है हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो कुछ कमेंट्स आए थे कि इसको थोड़ा बहुत ही अच्छे से आप क्लियर कर दीजिए कि किस तरीके से पूरा करना है। तो चलिए इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x, ठीक, जगह रहता तो अच्छे से बताते बट कोई नहीं, यहाँ यहीं पर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम सबसे पहले किस तरीके से लगाएंगे, क्या पूरा नियम होता है बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से, आप सभी को कोई भी डाउट, इतना भी डाउट नहीं होगा। सबसे पहले देखिए जो आपका ये बाह्य पद है एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या प्राप्त होगा 7x स्क्वायर। दैट्स क्लियर, इतना पहला नियम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए माइनस 8x, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा जो नियम ये कहता है कि आप माइनस 8x को इस तरीके से तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 8x आ जाए और गुणा करने पे 7x स्क्वायर आ जाए। यहाँ जो भी अंक है, लेकिन यहाँ पे अभी 8x माइनस 8x प्लस 7x है। तो आप माइनस 8x को किस तरीके से तोड़ेंगे कि माइनस 8x आ जाए और गुणा करने पे 7x स्क्वायर आ जाए। चलिए सबसे पहले हम माइनस 8x को तोड़ते हैं, तो यहाँ पे अगर माइनस 7x, ठीक, और माइनस 1 को अगर हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है प्लस, ठीक, प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे तो सही, लेकिन हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें माइनस 8x प्राप्त हो जाएगा। एक मानो या x मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही आप गुणा करते हो तो आप सभी का आंसर, मतलब मान लीजिए 7x में अगर आप 1 या 7 में 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा 7x ही आएगा। सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, जो हमने तोड़ा वही हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस
x लिखिए या फिर 1 लिखिए प्लस 7। अब यहाँ पे हम जोड़ी बना लेंगे और हम कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x में कॉमन क्या है, तो x है। यहाँ पे हमने 1 ले लिया तो एक x बचा है, यानी x माइनस क्या हो जाएगा 7। उसके बाद माइनस एक्स प्लस 7, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो हम -1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे -x है तो हम -1 ले लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो x माइनस 7, ठीक, क्योंकि माइनस में हो गया तो यहाँ पे x माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x माइनस 1 और x माइनस 7 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देख सकते हो क्या है या नहीं, x माइनस 1 और x माइनस 7, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 और x माइनस 7 इज द राइट। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए अगला 28 प्रश्न है कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 के गुणनखंड हैं 2x प्लस 3 ब्रैकेट में 5x माइनस 3, 2x माइनस 3 या 3x प्लस 3। देखिए इसको किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 6 स्क्वायर माइनस x माइनस 15, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। जो पहला हमने नियम, कुछ भी नियम में चेंज नहीं होगा, भले ही यहाँ पे 6 हो गया, कुछ भी नियम में चेंज नहीं होगा। जिस तरीके से हमने किया सेम इसमें भी यही प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या करना है, 6x स्क्वायर में माइनस 15 का गुणा करना है। तो अगर आप इसको गुणा करते हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 15 छके कितना होता है 90, यानी इसका जो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस होगा ना, माइनस 15 है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 90x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 90x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि माइनस x यानी -1 मानो या -x मानो, किस तरीके से जोड़े या घटाएं तो -x आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए, यहाँ पे -19 आ जाए। तो चलिए -x को तोड़ते हैं, यहाँ पे -x को हम लोग तोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले हम माइनस लेंगे। अब देखिए 90 का सबसे पहले आप देखेंगे कि हम किस में गुणा करते हैं कि 90 आता है। तो यहाँ पर अगर हम 9 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो क्या आएगा 90, लेकिन 10 9 90। तो देखिए हम सबसे पहले 10 लेंगे और यहाँ पे हम प्लस रखेंगे यानी +9। अब क्योंकि हमें घटाना है, 10 में से 9 को अगर आप घटाते हो तो क्या बचेगा, मात्र 1। अगर हमें जोड़ना होता तो अगर हमको 19 लाना होता तो हम यहाँ पे माइनस लिखते, लेकिन हमको घटाना है, प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे +9। अब इसमें अगर आप घटाते हो 10 में से 9 जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 और 9 में बड़ा कौन है 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। इतना तो वेरी सिंपल है, बताने की आवश्यकता नहीं है, यानी -1 आ गया। यानी आप x लिखो या -1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम गुणा करते हैं तो सही आ रहा है या नहीं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल, जिस तरीके से हमने घटाया जोड़ा, अब -10 और चिन्ह हम बदल देंगे यहाँ पे 9, यानी अब देखिए 10 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 90, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो इस तरीके से -90 बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से जो -10x और यहाँ पे हम -9x लिख देंगे। क्लियर। चलिए इसको भी इरेज कर दे रहे हैं ताकि जगह मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने तोड़ा इसको हम यही लिख दे रहे हैं। तो क्या है 6 स्क्वायर माइनस क्या था 10x माइनस +9, ठीक है, यहाँ पे x है, 10x प्लस 9x, क्योंकि 9x भी होगा ना, 9x और यहाँ पे माइनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15। अब यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन देखेंगे। तो देखिए
यहाँ पे अब अंक है, क्योंकि अंक है तो इसमें भी हम कॉमन देखेंगे। 6 और 10 को ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है? 3 जो है वो 6 को तो काट सकती है लेकिन 10 को नहीं काट सकती है। 4 काटेगी नहीं, 5 10 को काटेगी लेकिन 6 को नहीं काटेगी। हमारा जो छोटा सा संख्या बच रहा है वो है 2। 2 जो है वो 6 को भी काटेगी और 10 को भी काटेगी, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे 2 से ये अगर हम 6 में करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, क्योंकि एक x बचा है तो 3x माइनस 2 बचे कितनी बार में जाता है, 5 बार में, तो 3x माइनस 5। अब 9x माइनस 15 है, क्योंकि प्लस 9x 15 है तो यहाँ पे प्लस में होगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, कौन ऐसी संख्या है जो 9 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो +3 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा आपका, ठीक है, ये जाएगा आपका 3 से जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे x हो जाएगा और 3 बचे 15। अब यहाँ पे देख सकते हो समान है, यहाँ पर भी 3x माइनस 5 है और यहाँ पर भी 3x माइनस 5 है। हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले 2x प्लस 3 को लिख लेंगे 2x प्लस 3 और इसको 3x माइनस 5। दैट आपका आंसर आ गया। तो कोई भी अगर गुणनखंड आता है तो आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस यहाँ पे आपका जो था 2x प्लस 3 और 3x माइनस 5 बिल्कुल सही है। 29 जो आपका प्रश्न है कि 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सूत्र पर आधारित है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र पे रख के आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो। जो सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। अब क्या करेंगे हम, सेम कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम इसी के आधार पर इसको हम रख देते हैं। एक का अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो एक ही आएगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि हमारा ए हमने इसको माना है अभी, क्योंकि इसको आप मान सकते हो, कुछ भी जोड़ के घटाकर उसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 2 इंटू यहाँ पर हम 8x को हम तोड़ सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं 4x, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्या है हमारा a है, 4x क्या है हमारा b है। क्लियर, इतना तो आप सभी को पता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सूत्र में 2 इंटू a इंटू b है, यानी हमने a को 1 मान लिया था और b को हमने 4x यानी 8x को हमने तोड़ लिया, यानी 4x हो गया। यानी अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 हो जाएगा और 4x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 16x। यानी अगर आप यहाँ पे लिखते हो 4x का स्क्वायर तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर। ठीक, चलिए अभी मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर लिख लिया आपने। फिर अगर आप इसको सूत्र के आधार पर लिखते हो तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से, आप इसको लिख लीजिए 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, जिस तरीके से सूत्र है उसी तरीके से, ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, प्लस 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब आप देख सकते हो माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर में सिंपल ये दिख रहा है, तो हम इसको अब इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें 16x, क्योंकि हमने b पता चल गया, तो अगर इसमें हम 16x स्क्वायर को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड है। इसको भी आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो, जस्ट जिस तरीके से मैंने बताया, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 4x को किस तरीके से तोड़े या घटाए ताकि आंसर आ जाए, तो इसको अगर आप तोड़ते हो तो सबसे पहले तो हम माइनस 5x में माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें घटाना है, ठीक है, तो x हो जाएगा माइनस 5x में से एक x को घटाते हो तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, जो कि आंसर आ गया। अगर आप इसका गुणा करते हो तो भी आपका क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर। तो सिंपल हम उसी के आधार पर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x
और जो आपका है यहाँ पे -5 कॉमन देखेंगे x हो जाएगा x -5। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x -5, यहाँ पे x -1 और यहाँ पे x -5। तो इस तरीके से यहाँ पर x -1 और x -5 कहाँ पे है और x +1, क्योंकि हम जो है कि यहाँ पे हमने जो कॉमन लिया था, ठीक है, इस तरीके से हमने किया था x² -5x प्लस x -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, उसके बाद x -5 क्योंकि प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लेंगे +1 और x -5, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा x +1 और यहाँ पे x -5 जल्दी जल्दी में। तो इस तरीके से यहाँ पे x +1 x -5। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जल्दी जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसी तरीके से गलती हो जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B x +1 और x -5। देखिए 31 जो प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि वेरी सिंपल है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। अगला जो प्रश्न है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो √3/4 और यहाँ पे क्या हो जाता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर दिया है तो सिंपल कर लीजिए √3/4 भुजा स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर जब आप करेंगे √3/4 10 का स्क्वायर जो होता है 100, 4 से काटेंगे 25 यानी 25√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो होता है यहाँ पे πr², ठीक। तो फ्रेंड्स 33 हमने पवन सीरीज के कुल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और एक पार्ट में जितने भी शेष क्वेश्चन रह जाते हैं हम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जहां तक अगर हम बात करें राजन और पवन सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। एक ही दो क्वेश्चन होंगे जो कि इधर उधर करके दिया है, सो कोई आप सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो एक पार्ट यानी जितने भी क्वेश्चन शेष रह जाते हैं मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जितनी भी सेकंड सेमेस्टर की जितने भी सब्जेक्ट है फुल तैयारी करवाई जाती है, तो अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।